बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उवैस कुरैशी। बायोलॉजी क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल बन जाता है तो अब दो तरह के हमारे पास सेल की बिहाफ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं और दूसरे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनी का मतलब होता है वन और सेलुलर मीन्स सेल वाला। जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हें यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मैंने बताया था आपको कि जितने भी सिंगल सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने तो एक ही सेल से होते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी की लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब लाइफ को समझाते वक्त मैंने आपको कुछ फंक्शंस बताए थे, कुछ प्रोसेसेस बताए थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने मेंशन किए हैं कि जिस तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मल्टी सेलुलर हैं और वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाकर अपने सिस्टम्स को परफॉर्म करते हैं, इस तरह ये जो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये डाइजेस्ट करते हैं किसको, फूड को। देखिए तरीक़ेकार तो मुख्तलिफ है लेकिन सिस्टम इनके पास भी होते हैं। इसी तरीके से ये रिस्पायरेशन भी करते हैं, यानी कि गैसेस को एक्सचेंज करके अपनी एनर्जी भी बनाते हैं, और एक्सक्रीट का प्रोसेस भी करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उससे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन ये करते सब सिंपल मेथड के ज़रिए, ठीक है। ये मूव भी करते हैं और इसके अलावा बाकी जो प्रोसेस है इनके पास, यानी कि प्रोडक्शन वगैरह का, तो वो भी करते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो बैक्टीरिया है, अमेबा, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अभी कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखें भाई, कॉलोनी का नाम तो आपने सुना होगा कि कॉलोनी किसे कहते हैं। हम लोग भी कॉलोनीज़ बनाते हैं और फिर उन कॉलोनीज़ में मुख्तलिफ घर होते हैं और फिर उनमें लोग रह रहे होते हैं। वो दरअसल होते तो इंडिपेंडेंट हैं। कॉलोनी के नाम का मतलब आप समझें कि रहते तो वो इंडिपेंडेंट है, मतलब हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता, आज़ाद होता है, आज़ादाना अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन वो रहते एक ही कॉलोनी में है, एक ही एरिया में है, तो उससे हम कहते हैं कॉलोनी, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर हैं ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है कि ये हज़ारों की तादाद में एक साथ मिलकर रहते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, रहते साथ हैं, लेकिन हर एक अपना जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली कर रहा होता है, एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं होते। अभी जो बैक्टीरिया है ना हमारे पास, या जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ये जो कॉलोनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हज़ारों की तादाद में इनके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हज़ारों की तादाद में इनके बैक्टीरिया होते हैं जो एक साथ मिलकर रहते हैं। या फिर अलजी वगैरह जो होती हैं वो भी कॉलोनियल की सूरत में रहती हैं, तो वो भी जो है वो हज़ारों की तादाद में और मतलब एक कॉलोनी बना लेते हैं और फिर सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। अब जो ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारते हैं, जो मैंने बताया आपको, और ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। और इनकी जो है ना वो ये मल्टीसेलुलर नहीं बनते, यानी कि रहते तो एक साथ हैं, लेकिन इनका जो दे नेवर फॉर्म एनी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, कोई भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका ये कॉन्सेप्ट जा रहा हो कि जब ये हज़ारों की तादाद में एक साथ मिल जाएंगे तो टिश्यूज़ बन जाएंगे, टिश्यूज़ बन जाएंगे तो फिर ऑर्गन बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये रहते तो एक साथ हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है ना, पैक नहीं होते, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक वॉल्वक्स की मिसाल दी है कि वॉल्वक्स जो है वो अलगा है। अच्छा, अलगा में और अलगी में क्या फ़र्क है भाई? अलजी जो होती है ना वो हमारे पास प्लूरल है और अलगा जो है वो सिंगुलर है, यानी कि जब आप अलजी के किसी एक मेंबर की बात करेंगे तो वो अलगा कहलाएगा, ठीक है। आगे इसका डायग्राम दिया गया है, वहाँ से इस अलगा को हम समझ लेते हैं कि वो किस तरह रहते हैं। जी, तो ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है और दरअसल जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी एग्जांपल भी है, तो ये देख लेते हैं। वॉल्वक्स, वॉल्वक्स क्या है?
वॉल्वॉक्स जो है वो पॉलीफाइटिक है और पॉलीफाइलेटिक है, यानी कि जिसके मैनी एंसिस्टर्स हों। एंसिस्टर्स कहते हैं आबा व अजदाद को, यानी कि जो एक या एक से ज़्यादा बार इवॉल्व हों। अब ये इवॉल्व होना क्या है, दरअसल ये ताल्लुक़ रखता है एवोल्यूशन के साथ, और साइंस इस बात पर बिलीव करती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उन्होंने अपने अंदर तब्दीलियाँ की, वक्त के साथ साथ वो चेंज होते गए और करैक्टर्स जो थे वो एडॉप्ट करते चले गए। तो इस तरह ये पॉलीफाइलेटिक का मेंबर होता है, और इसकी जो जीनस है वो कोरोफाइट होती है, यानी कि ये ग्रीन एल्गी के अंदर आता है, जो हरे रंग की एल्जियाँ होती हैं, और फैमिली इसकी वोल्वोसेसी होती है। ये स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल मतलब राउंड शेप का, इस तरह गोल गोल स्पेरिकल शेप होती है इसकी, और ये कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। और कितने होते हैं, 50,000 सेल्स, यानी कि 50,000 वॉल्वॉक्स एक साथ मिलकर रहते हैं और फिर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी कि साफ़ पानी में रहते हैं। और सबसे पहले इनके बारे में जो बताने वाले थे वो थे एंटनी वैन लीeuwenhoek। इन्होंने 1700 के बारे में बताया था वॉल्वॉक्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये एक वॉल्वॉक्स है, ये जो आपको दिखा रहे हैं ये एक वॉल्वॉक्स है। इसके पास फ्लैजिला होते हैं जिसकी मदद से ये मूव करता है। आई स्पॉट होती है लाइट को कैप्चर करने के लिए, क्लोरोप्लास्ट एनर्जी बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिसकी मदद से जो है ना ये अपने वाटर वगैरह को बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है उसको बैलेंस करता है, और ये न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर ये जो आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है ना, ये इनकी कॉलोनी है, ठीक है, ये इनकी कॉलोनी है जिसमें तकरीबन 50,000 तक वॉल्वॉक्स मिलकर एक साथ रहते हैं। तो ये जो आपको साइड्स में नज़र आ रहे हैं ये वॉल्वॉक्स हैं जो कि मिले हुए हैं और मिलकर आपस में कॉलोनी बना रहे हैं। अब इनके पास जो यहाँ पर स्टार्टिंग में ना ये न्यू रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और इनके ऊपर एक गेलेटिनियस सेल वॉल होती है। गेलेटिनियस सेल वॉल क्या होती है, इस तरह की सेल वॉल होती है जिसके अंदर जो है ना वो एक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, और ये क्या करता है, ये स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि ये सूज जाता है और ये मोटा हो जाता है, और ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसके कॉलोनी को, ठीक है, इनकी कॉलोनी को जो प्रोटेक्ट करती है वो ये गेलेटिनियस सेल वॉल होती है। अच्छा, यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका, ये देखें, ये एक पूरा जो है वो कॉलोनी है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सब वॉल्वॉक्स हैं जो कि आपस में एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो तकरीबन ये 50,000 से भी ज़्यादा की तादाद में मिलते हैं, और मिलने के बाद एक कॉलोनी बना लेते हैं। अच्छा जी, अब ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन तो हो गए। अब हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और आपकी बुक में जो इनके एग्जांपल्स हैं वो फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी दो एग्जांपल्स दी गई हैं, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। इनको देख लेते हैं। ये है मस्टर्ड प्लांट। अब मस्टर्ड प्लांट इसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं, और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस क्या है, ये इसका बॉटनिकल नेम है। बॉटनिकल नेम क्या होता है, टैक्सोनॉमिक लेवल में मैंने बताया था आपको कि हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उस क्लासिफिकेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक नाम भी देते हैं। तो वैसे तो आप इसे जो है ना वो इंग्लिश में मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, और लोकली जो है ना वो इसे सरसों का पौधा कहा जाता है, सरसों, ठीक है। लेकिन बॉटनिकल जो नेम है, यानी कि साइंस में जो इसका नेम है, बायोलॉजी में जो इसका नेम है, वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसे हम लोग जो है ना वो कल्टीवेट करते हैं, मतलब इसको उगाया जाता है सर्दियों की सीज़न के अंदर। और इसके जो लीव्स होते हैं ना, उसे हम इस्तेमाल करते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल इसके लीव्स से जो है वो साग वगैरह बनाया जाता है, जिसे सरसों का साग कहते हैं। और एक और डिश बनती है भुजिया वगैरह, पता नहीं आप लोगों ने इस तरह की डिशेस खाई हैं या नहीं खाई हैं, लेकिन ये बनती हैं गाँव के छोटे इलाकों में, जो होते हैं ना गाँव गोट के इलाके होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। सरसों की सब्ज़ी वगैरह बनती है, और जो अभी मैंने बताया आपको भुजिया शुजिया जिसको कहते हैं, वो सब्ज़ी बनती है। तो इसके लीव्स को इस्तेमाल किया जाता है सब्ज़ी बनाने के लिए, जबकि इसके जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है, ऑयल हासिल करते हैं, जैसे हम सरसों का तेल कहते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 1 to 1.5 मीटर, यानी कि ये 1 to 1.5 मीटर का होता है।
इसके पास दो पार्ट होते हैं। एक वो पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरे पार्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या फ़र्क होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, उसमें रूट्स हैं, स्टेम हैं, लीव्स वगैरह हैं। ये वो पार्ट होते हैं प्लांट के जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई किरदार नहीं होता। और इसके बाद जो दूसरे पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें मौजूद होते हैं फ्लावर्स, और ये जो फ्लावर्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। अच्छा, फ्लावर जो होता है ना मस्टर्ड प्लांट का, वो येलोइश कलर का होता है, पीले कलर का होता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस सीड्स, और उसके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। कभी अगर आपने देखा हो इसका फ्लावर तो देखिएगा उसमें सीड्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी रूट्स हैं, और ये जो है वो इसका स्टेम है, ये इसका यंग लीफ है, ठीक है। ये इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं जिसमें से आपके क्या निकलेंगे, सीड्स निकलेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, उससे जो है ना वो तेल वगैरह हासिल करेंगे। अच्छा, ये इसके लीव्स हैं, पत्ते हैं, जिनसे सालन वगैरह बनाया जाता है। ये इसके ओल्ड लीफ हैं, ये न्यू लीफ हैं, और ये फ्लावर्स हैं जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कराएंगे। तो ये था आपका मस्टर्ड प्लांट। अगली जो एग्जांपल है फ्रॉक, उसे देख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास मिस्टर फ्रॉक, ठीक है, जिनका साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम होता है राना टिग्रीना। ये इनका साइंटिफिक नेम होता है, राना टिग्रीना। और फ्रॉक को आपने देखा होगा, ये अक्सर हमें देखने में मिल जाते हैं, कॉमनली फाउंडेड हैं हमारे रीजन के अंदर, हमारे आसपास के एरियाज़ में मिल जाते हैं, गार्डन्स वगैरह में, पार्क्स वगैरह में ये रह रहे होते हैं। तो ये वहाँ पर भी आपको आराम से दिखाई देते हैं, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, और ये फ्रेश वाटर यानी कि वाटर में भी रहते हैं, और ये लैंड में भी रहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन, ठीक है। क्या कहते हैं, एम्फीबियन, यानी कि एम्फीबियन आप ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो पानी में भी रहते हो और खुश्की में भी रहते हो। जो पानी में रहे और खुश्की में रहे, यानी कि दोनों जगह पर रहता हो, ड्यूल नेचर हो, पानी में भी सर्वाइव करने की सलाहियत हो, लैंड पे भी सर्वाइव करने की सलाहियत हो, तो ऐसे जानदार को हम कहते हैं एम्फीबियन। ये एम्फीबियन इन नेचर होता है, खुश्की पानी दोनों में रहता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है। इसके पास क्या होती हैं, एक इसके पास हेड होता है, और एक उसके पास ट्रंक होती है, ठीक है। हेड यानी कि इसका ये वाला एरिया, सर वाला जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं हेड, और ये जो इसका पीछे कमर वाला हिस्सा होता है, इससे ट्रंक कहा जाता है। इसके पास नेक नहीं होती, यानी कि गर्दन नहीं होती, ठीक है। इसके पास गर्दन नहीं होती, इसलिए गर्दन ना होने की वजह से जो फ्रॉग है ना, वो पीछे भी नहीं देख सकते, मतलब आस-पास में ज़्यादा देख नहीं सकते, क्योंकि इनकी ये जो वॉल है ना, देखें ये जो मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्किन जो है इनकी, ये हेड और ट्रंक की जो स्किन है बिल्कुल आपस में अटैच्ड है, मिली हुई है ना, तो इस वजह से ये यहाँ वहाँ देख नहीं सकते। और इनकी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स होते हैं, और ये ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, और नर्वस टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉग जो है ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और माशाल्लाह जो है ये एक बेहतरीन तरीके से कंपोज हुआ हुआ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, जिसके पास ऑर्गन्स होते हैं, और फिर मिलकर सिस्टम बनाते हैं। ये रहता कहाँ पर है, डिशेज़ में रहता है, पूल्स में, पॉन्ड्स वगैरह में, स्टैग्नेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ जो पानी होता है वहाँ पर मिल जाते हैं ये आपको, स्ट्रीम में, और स्लो मूविंग रिवर्स, यानी कि ये पानी में रहते हैं और पानी के आसपास रहते हैं। और जैसे ये महसूस करते हैं कि कोई डेंजर वगैरह है, तो ये फ़ौरन पानी में जंप कर जाते हैं, क्योंकि फ्रॉग के पास जंप करने की सलाहियत होती है, और फ्रॉग जो है ना वो जंप कर रहे होते हैं, जबकि इसकी फ़ीमेल के पास सलाहियत नहीं होती, टूट के पास, फ्रॉग के पास यानी कि मेल के पास सलाहियत होती है कि वो जंप कर जाते हैं। तो ये पानी में रहते हैं, यानी कि जैसे डेंजर वगैरह महसूस करते हैं तो ये जंप कर जाते हैं पानी के अंदर, और छोटे-छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि जो
पानी की टंकियाँ होती हैं, पूल्स वगैरह बने हुए होते हैं और जो डिचेज़ होती हैं, नालियाँ, छालियाँ, तो ये जहाँ भी इन्हें पानी मुयस्सर होता है, फूड मुयस्सर होती है, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग के बारे में चंद बातें मैं आपको बताता चलूँ जो आपकी बुक में नहीं है। एक तो ये कि फ्रॉग जो है ना वो रेनिंग सीज़न में ब्रीडिंग सीज़न होता है इनका, यानी कि ये बारिशों के मौसम में अंडे देते हैं और इसके साथ-साथ जो है वो इनका जो एग होता है वो हाफ़ व्हाइट और हाफ़ ब्लैक होता है, ठीक है। और फ्रॉग जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एनिमल है हमारे पास फॉर द पर्पस ऑफ ठीक है। तो फ्रॉग जो है ये मल्टी सेलुलर की एग्जांपल था। आखिरी एग्जांपल है जो कि यूनिसेलुलर की है, वो देख लेते हैं। यूनिसेलुलर की एग्जांपल अमेबा। अमेबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और अमेबा पाए जाते हैं मड ऑफ शैलो पॉन्ड के अंदर। जो मड होती है शैलो पॉन्ड्स की, उसमें ये पाए जाते हैं। पूल्स में रहते हैं और एनी स्टेगनेंट वाटर कहते हैं ठहरे हुए पानी को। तो जो ठहरे हुए पानी होते हैं उसमें भी अमेबा रहते हैं। अमेबा का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 0.25 मिलीमीटर, ये बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं अमेबा, क्योंकि ये हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। अगर हमें इन्हें देखना है तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप अमेबा को देख सकेंगे। अदरवाइज़ अमेबा हमें इस नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते हैं और जो शेप होती है अमेबा की वो इर्रेगुलर शेप होती है। यानी कि यहाँ पर ये जो अमेबा की आपको एक शेप नज़र आ रही है, ये हमेशा ऐसी नहीं होती। अमेबा अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अमेबा मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करते टाइम अमेबा की जो शेप होती है वो मूव हो जाती है, क्योंकि अमेबा जब मूव करते हैं तो अपना साइटोप्लाज्म धकेल देते हैं, यानी कि उस तरफ जिस तरफ इन्हें मूव करना होता है। तो अमेबा की शेप उस मूवमेंट की वजह से चेंज हो जाती है। जैसे अभी आपको अमेबा की जो शेप है वो इस तरह नज़र आ रही है। पॉसिबल है जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, अमेबा की स्लाइड पर रखे अमेबा को देखें, तो अमेबा आपको इस तरह नहीं बल्कि अमेबा की शेप आपको इस तरह की नज़र आए। तो अमेबा की जो शेप होती है वो इर्रेगुलर होती है, वो चेंज होती रहती है। अमेबा के पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो वो काम क्या करती है, वो मदद करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसमें मदद देती है और साथ ही साथ में प्रोटेक्ट करती है किसको, साइटोप्लाज्म को। दरअसल सेल मेम्ब्रेन का काम ही ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही होती है साइटोप्लाज्म को। और इसी तरीके से जो अमेबा है उनके पास भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म प्रोटेक्ट तो करती है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा काम कि वो मूवमेंट कराती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की। अब इसके पास अमेबा के पास जो है वो दो तरह का साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दो रीजन्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। एक आउटर पार्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और जो एक्टोप्लाज्म होता है ना, ये दरअसल क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर मतलब साफ़ होता है, बिल्कुल वाज़ेह होता है, शफ़ाफ़ होता है। और ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि विजिबल होता है। आप जानते हैं ट्रांसपेरेंट ऐसे का को कहा जाता है, ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जो बिल्कुल साफ़ हो और आप उसके उस पार देख सकते हो। तो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं, बाहर वाला, आउटर वाला। और जो इनर पार्ट होता है उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है इसके पास कंटेंट्स न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अमेबा दरअसल जो है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन यूनिसेलुलर में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास सेल में न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है और फूड वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। अमेबा की जो मूवमेंट होती है ना वो फाल्स फूड के ज़रिए होती है, यानी कि अमेबा के पास जो है मूवमेंट कराने के लिए फाल्स फूड होते हैं, जैसे हम सीडोपोडिया कहते हैं। और सीडोपोडिया की मदद से अमेबा जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अमेबा का ये जो डायाग्राम यहाँ पर है,
इस डायग्राम को देखते हैं और अमेबा के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अमेबा के पास जो है वो मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी हमने डिस्कस किए कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करेगी किसमें, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में, और साथ ही साथ में प्रोटेक्ट करेगी साइटोप्लाज्म को। अब इसके बाद दो तरह का साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्म जो इंटरनल होता है और एक्टोप्लाज्म जो बाहर वाला होता है, साफ़ होता है, शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, वो एक्टो होता है। और जो इंटरनल होता है, जो ग्रेनुअल टाइप होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बाकी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं तो ये ग्रेनुअल टाइप होता है, तो ये एंडोप्लाज्म होता है। मूवमेंट करने के लिए सीटोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं, ये मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी वगैरह का बनना और टूटना, एनर्जी का एब्जॉर्व करना, मतलब जमा करने का काम भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह करते हैं। अच्छा, फूड वैक्यूल। ठीक है, अब फूड वैक्यूल क्या है कि ये फूड को जमा करने के लिए इनके पास खाली होते हैं, जिसमें ये अपनी फूड को जमा कर रहे होते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आप जानते हैं कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज़ को, जो भी साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रही होती हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि सेल एक्टिविटी जो करता है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म जो होती हैं वो डीएनए की इंस्ट्रक्शंस की बेस पर होती है। और डीएनए ही होता है, यानी कि न्यूक्लियस ही होता है जो तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह इनके पास होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, अभी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो साइज़ होता है ना वो चेंज होता रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, दरअसल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ये होता है कि ये वाटर को जमा करते हैं अपने पास, क्योंकि अमेबा पानी में रहते हैं। ठीक है, तो मुसलसल पानी जो है वो इनकी बॉडी के साथ कांटेक्ट करता है और पानी इनकी बॉडी में आता रहता है, अंदर दाखिल होकर जमा होता रहता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, जो अमेबा के काम का नहीं होता, तो अमेबा क्या करते हैं, उस वाटर को स्टोर करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर। और कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये होता है जो अपनी शेप को चेंज करे, क्योंकि जब थोड़ा पानी होगा तो इसकी शेप बिल्कुल छोटी, मतलब छोटा सा होगा, लेकिन जैसे जैसे पानी आता चला जाएगा इसकी शेप बड़ी हो जाएगी, तो अपनी शेप को चेंज कर लेगा। और जब ये फुल हो जाएगा तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन के करीब आकर और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में से जो है ना उस वाटर को रिलीज़ कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा बाहर की जानिब। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके पास मौजूद होते हैं, लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, और इसी तरीके से जो है ना फैट ड्रॉपलेट्स इसके पास मौजूद होते हैं। तो अमेबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मड ऑफ शैलो पॉन्ड के अंदर, पूल्स के अंदर, स्टेगनेंट वाटर के अंदर रहते हैं। इनका जो साइज़ होता है 0.25 मिलीमीटर। अमेबा के पास इर्रेगुलर शेप होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हेल्प करती है मूवमेंट में किसकी, मॉलिक्यूल्स की, प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है। जो इनर पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है और ये ग्रेनुअल टाइप होता है क्योंकि इसके अंदर बाकी के ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अमेबा जो मूव करते हैं वो फाल्स फूड के ज़रिए करते हैं जिन्हें सीडोपोडिया कहा जाता है। तो ये आपका अमेबा जो था वो मुकम्मल हुआ और इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी मुकम्मल हुआ।